friends, so welcome back again with the last technical video of chapter number 3 and 4 basics of atoms. कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, आती है जाती है और साथ में आपको उसके बारे में पता भी होना चाहिए इतने इंपॉर्टेंट है। जनरल नॉलेज के हिसाब से कुछ पता होना चाहिए ना, मतलब आप कुछ पढ़ के जा रहे हो किसी क्लास में तो पता तो होना चाहिए कि क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंबल्स के बारे में। सिंबल्स ऑफ एटम। देखो आपको पता है कि अभी तक करीब 118 करीब एलिमेंट जो है उनकी खोज हो चुकी है। ठीक है, ज्यादा ही हो चुकी है लेकिन आपके सिलेबस में इतना है इसलिए इतनी बात कर रहा हूं। 118 एलिमेंट जो करीब है उनकी खोज हो चुकी है। इन सभी 118 एलिमेंट्स के किसी के बड़े नाम है, किसी के छोटे नाम है, किसी का टिपिकल नेम है, कुछ भी है। तो इनको क्या किया जाता है कि इन सबको अगर केमिकल रिएक्शंस में लिखेंगे नहीं लिखेंगे तो इट विल बी वेरी टिपिकल। तो इनको क्या किया, एक सिंबल दिया गया, जैसे कि कार्बन का सिंबल क्या होता है C, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है O। ठीक है, तो ये सब जो है कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H, राइट। अब ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके आपको सिंबल दिए गए हैं, ये सिंबल आपके सामने होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यार इसका मतलब तो इन्होंने क्या किया कि भाई जो भी कोई था उसके फर्स्ट वर्ड को उठाया, उसके फर्स्ट वर्ड के साथ मैच कर दिया, तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है वही इसका सिंबल हो गया, है ना। तो फिर इतने सारे जो 118 एलिमेंट है तो इतने तो हमारे पास लेटर्स भी नहीं है, लेटर भी तो 26 ही होते हैं, तो मैक्सिमम 26 एलिमेंट्स के नाम जो रख सकते हो। अब कार्बन को अगर आपने सी रख दिया है तो फिर कॉपर को क्या रखोगे, कोबाल्ट को क्या रखोगे, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम थी। तो देखो इसकी जो पूरी ब्रीफ हिस्ट्री है वो हम बात करते हैं कैसे एलिमेंट्स के नाम रखे गए, कैसे सिंबल रखे गए और आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी। जब शुरुआत करते हैं इसकी तो सबसे पहले जो बात है वो एक डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे। डाल्टन जो थे वो एक स्कूल टीचर थे, बाद में प्रिंसिपल बन गए थे। 1800 करीब में उस टाइम पे कुछ एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे। ओके, तो उन्होंने क्या किया था कि कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि एक आपको टेबल दिख रही है, कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं, आपको कुछ नाम दिख रहे हैं। तो आपने देखा कि हर एक कुछ कुछ एलिमेंट जो इस टाइम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे, डाल्टन ने उनके लिए एक पर्टिकुलर सिंबल स्ट्रक्चर बनाया। सिंबल स्ट्रक्चर में उन्होंने बेसिकली क्या किया, सिंबल स्ट्रक्चर में उन्होंने बेसिकली नाम दिए किसको, उन्होंने सिंबल को एक तरह का डायग्राम, पिक्टो डायग्राम, कुछ सर्किल्स, उस बीच में क्रॉस, कहीं पे डॉट, कुछ लगा लगा के उन्होंने सिंबल्स बनाए। और ये सिंबल जो थे वो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में बन सकते थे। क्या आप 118 एलिमेंट्स के जो नाम है या उनके सिंबल्स हैं वो इस तरह से याद कर सकते हो क्या कि किसके अंदर डॉट आ रहा है, कहाँ क्रॉस आ रहा है, किसमें एक सर्किल आ रहा है, कहीं पर सर्किल नहीं आ रहा है, कितनों को आप याद रख लोगे, कितनों को आप कैसे कर लोगे। तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो कुछ एलिमेंट्स तक के लिए तो फिर भी मामला ठीक था, लेकिन उसके बाद में फिर ये मामला काम नहीं करना। ओके, तो फिर से व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 118 एलिमेंट्स की हमने बात की है कि 118 एलिमेंट्स के नाम कैसे रखे गए। तो क्या था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी IUPAC, जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कई बार इसका नाम हमारे सामने आ चुका है। जो लोग रेगुलरली मेरे को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये नाम उनके साथ में से कई बार गुजरा होगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस शॉर्ट नेम। अब यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये केमिस्ट्री के रूल बनाती है, तो उसने कुछ रूल बनाया कि सिंबल्स को कैसे बनाया जाए या सिंबल्स कैसे होने चाहिए। तो उसका जो फर्स्ट रूल था वो ये था कि भैया सिंबल्स होंगे ना वो क्या होंगे, इंग्लिश लेटर्स के होंगे। सिंबल्स मुझे किसमें लिखे जाएंगे, इंग्लिश लेटर्स में। ओके, तो सारे इंग्लिश लेटर भी है CNAOBC। दूसरा जो रूल बनाया वो कहा कि जो सिंबल होगा ना, सिंबल विल बी ऑफ 1 और 2 लेटर्स। एक या 2 लेटर्स का होगा। ये सेकंड लेटर क्यों ले रहे हैं, सेकंड लेटर को लेने का जो रीजन था वो यही था कि भैया जैसे हमने बात की थी कार्बन जो है उसका C हो गया,
तो फिर कोबाल्ट का क्या होगा? ठीक है, तो कोबाल्ट के लिए हमने क्या किया, CO ले लिया। क्यों ले लिया हमने CO? क्योंकि एक कार्बन तो है ही इसके लिए और एक और ले लिया, है ना? समझ में आ रही है आपको बात? ये तो इसको इसलिए 1 या 2 लेटर्स का यूज किया गया कि एक दूसरा लेटर जो है वो आप साथ में ले लो। तो सबसे पहली बात IUPAC ने बनाई। दूसरी बात, इंग्लिश लेटर्स के अंदर ही बनाने का उसने नियम दिया। दूसरा 1 या 2 लेटर्स का वो होगा। जो थर्ड रूल था वो था फर्स्ट लेटर will be capital and second will be small। ठीक है, तो ये रूल थे तीन। इन तीन रूल के बेस पर क्या हुआ, सबके सिंबल जो है डिजाइन हुए हैं। जैसे कि सपोज करो आपको उसने दे दिया है जैसे कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम सिंबल क्या होता है, बड़ा M और छोटा G, इट्स मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम के लिए क्या होगा, बड़ा A और एक छोटा L। तो जहां पर भी सपोज करो आपको अगर मालूम है एक साथ बहुत सारे लेटर्स भी लिखता हूँ, MG, AL, ठीक है, O, S, ठीक है, C, CO, तो आप इसको देख के समझ सकते हो कि मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो पहला जो है बड़ा एक M है, उसका एक छोटा G, इसका मतलब ये दोनों तो क्या होंगे, एक ही हो सकते हैं। बाद में एक बड़ा A है फिर छोटा L है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, एक ही होगा। एक बड़ा O है तो ये एक है, उसके बाद में एक बड़ा S है तो वो भी अकेला है, फिर एक बड़ा C है तो वो भी अकेला है, उसके बाद में एक C है बड़ा और एक छोटा O है, तो ये क्या होगा, ये दोनों एक साथ ही होंगे। तो ये सब क्या हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6 छह जो एलिमेंट्स थे उनको मैंने एक साथ लिख दिया यहाँ पे। तो ये सारे जो रूल्स थे वो रूल्स किसके थे, IUPAC ने दिए थे सिंबल्स के। अभी आप अपनी स्क्रीन पर एक मॉडर्न जो सिंबल्स हैं उनकी एक टेबल देख रहे हो कि किस तरह से इसमें देखो सारे सिंबल जो दिए गए हैं, सभी लेटर्स जो है वो इंग्लिश के अंदर है। सारे लेटर्स जो हैं वो या तो कैपिटल में है या बड़े स्मॉल में है। जो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, सेकंड अगर कोई दिया है किसी में अगर है तो हमेशा स्मॉल ही होगा, राइट। किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के जो सिंबल होते हैं वो कभी सेम नहीं होंगे, क्योंकि सिंबल जो है वो उसकी यूनिकनेस की पहचान है। अगर किन्हीं दो एलिमेंट्स के अगर सिंबल एक साथ हो गए तो फिर उन दोनों में डिफरेंस करना मुश्किल होगा। जो भी थीसिस ली जाएगी, रिपोर्ट ली जाती है, या कोई भी केमिकल फॉर्मूला, इक्वेशन कुछ भी बनाया जाता है, वो सब कुछ सब सिंबल के बेस पर बनाए जाते हैं। अगर आप सिंबल अगर सेम हो गए तो समझ भी नहीं आएगा कि वो एक्स है या वो वाई है, राइट। तो सिंबल का यूनिक होना बहुत जरूरी है। तो ये जो कुछ रूल थे सिंबल्स को लेकर के, तो ये आपने उतार लिया अपनी कॉपी के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखो, जैसे मान लो मैंने एक्स लिखा, मैंने एक्स ई लिख दिया है, मैंने यहाँ पर वाई, बड़ा वाई छोटा वाई, फिर मैंने एक जेड लिख दिया, फिर मैंने एक जेड छोटा ओ, फिर मैंने टी, फिर एक टी, फिर एक टी छोटा एस, फिर एक एस बड़ा। तो क्या बता सकते हो कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं वो लिखे हुए हैं? तो आप बता सकते हो आराम से कि इसमें एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये चौथा एलिमेंट है, ये पांचवा एलिमेंट है, ये छठा एलिमेंट है, सातवां एलिमेंट है, एक आठवां एलिमेंट है और एक ये नौवां एलिमेंट है। इसमें ये एलिमेंट जो है वो दो बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो ये जो इस तरह से जो है डिजाइन हो सकता है पूरा। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि सिंबल की जो कहानी है वो क्या है। सिंबल जो होता है वो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को इंडिकेट करता है। सिंबल का एक तरीका होता है, इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर जो है वो सिंबल लिखा जाता है, इसके यहाँ पर जो है वो उसको किसी भी चीज का एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, और यहाँ पर जो है उसका वो एटॉमिक मास लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आप सोडियम की बात कर रहे हो, तो सोडियम के अंदर क्या होता है, इसका सिंबल होता है Na। Na का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 11, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23। तो इसको यूं लिखते हैं। तो ये टोटल जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से होता है। ये हर एक चीज की इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। कई बार आपने पीरियोडिक टेबल वगैरह देखी होगी, वहां पर इस तरह से लिखे होते हैं, तो आप आराम से समझ सकते हो। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, तो आपको न्यूट्रॉन्स का नंबर भी ध्यान पड़ जाएगा इससे, क्योंकि जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन मिल जाएगा। न्यूमेरिकल्स करते हमने पहले इसके पिछले वीडियो के अंदर, तो ये चीज है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि यार सोडियम का सिंबल Na कैसे हो सकता है।
भाई सोडियम का सिंबल जो है वो या तो एस होता, चलो सल्फर का एस है तो फिर हो सकता है एसओ ले लो, ठीक है, या एस डी ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन एस सोडियम का Na कैसे हो गया। तो यहाँ पर जो आखिरी बात है सिंबल्स के बारे में आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, there are some elements they are very famous in ancient Greek, पुराने ग्रीक के अंदर, ठीक है, ग्रीक जानते हो, हरक्यूलस का नाम सुना है, हरक्यूलस, हरक्यूलस की जो कंट्री थी, ठीक है, वो ग्रीस थी, ठीक है, तो वहां के लोग ग्रीक बोलते थे, तो दे आर वेरी एडवांस्ड इन साइंस एट दैट टाइम, जो उनके कल्चर में साइंस को लेकर बहुत एडवांस्ड लोग थे। कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको वो रेगुलरली बहुत बार यूज करते थे, तो बहुत ज्यादा यूज करते थे, तो कुछ एलिमेंट्स उन्होंने खोजे थे, डिस्कवर किए थे उस वक्त, लेकिन उनको वो बहुत ज्यादा यूज करते थे, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ठीक है, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को वो लोग यूज करते थे, और इन एलिमेंट्स को यूज करने की वजह से क्या है कि उनके कुछ रोमन नेम्स भी थे। तो रोमन नेम्स क्या थे, जैसे मान लो सोडियम की मैं बात करता हूँ, तो सोडियम की जो मैं बात करता हूँ, तो सोडियम जो है वो आपका हो जाता है नेट्रियम, उसका ग्रीक नेम क्या था, नेट्रियम था, नेट्रियम के नाम की वजह से क्या उसका सिंबल क्या बना, Na ले लिया गया, राइट, समझ आ रही है आपको ये चीज, ठीक है। यहां पर जैसे जब मैं बात करता हूं पोटेशियम की, तो पोटेशियम का जो नाम था वो था केलियम, इसलिए वो क्या लिखा है वहां पे, क्या ले लिया गया, उसका के ले लिया गया, ठीक है। जब मैं बात करता हूं और भी बहुत सारे एलिमेंट, जैसे कि मान लो गोल्ड था, तो जब मैं गोल्ड की बात करता हूं तो गोल्ड का जो नेम था वो था अर्जेंटम, सॉरी ऑरम, ऑरम, तो उसकी वजह से इसका नाम क्या ले लिया गया, एयू सिंबल ले लिया गया। सिल्वर का नाम था अर्जेंटम, उसकी वजह से लिया गया एजी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो नाम थे वो इस तरह के जो एलिमेंट्स थे फेमस थे, तो जहीं भी आपको नाम थे, कॉपर का नाम जैसे कि क्यूप्रस था तो ले लिया गया, सीयू ले लिया गया, तो इस तरह के जो एलिमेंट्स थे वो सारे, तो ये कहानी थी इनकी, इतनी सी कहानी, और कोई ज्यादा कोई खास टेक्निकल लोचा नहीं है इसके अंदर। आप सोचोगे पता नहीं Na क्यों रखा हुआ है, के क्यों रखा हुआ है, तो उस साइंस को थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंस देने के लिए, उस साइंस को थोड़ा सा रेस्पेक्ट देने के लिए जो है इन्होंने साइंस लोगों ने इनका नाम जो था इनके एंशिएंट ग्रीक नेम्स के हिसाब से रख दिया। तो यहाँ पर जो सिंबल की जो कहानी है वो खत्म हो गई है। जब सिंबल की कहानी आप पढ़ चुके हो, उसके साथ में आप एटॉमिक नंबर पढ़ चुके हो, एटॉमिक मास पढ़ चुके हो, तो आपके लिए दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड होता है आइसोटॉप्स, ठीक है, और दूसरा जो वर्ड है वो है आपका आइसोबार्स, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। तो ये आइसोटॉप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं, इन दोनों का को मैं आपको इनकी डेफिनेशन, इनका डिफरेंस, इनके एग्जांपल सबको एक साथ एक करके समझा दूंगा, ठीक है, ताकि आप तुलनात्मक या कंपैरेटिव जो स्टडी है वो कर सकें इन दोनों की। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटॉप, तो सब सिंपल डेफिनेशन ऑफ आइसोटॉप इज डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स जिनके अंदर उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन उनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है, ठीक है। तो आइसो जो वर्ड है उसका मतलब ही क्या होता है, सेम, और टॉप का मतलब होता है नंबर, ठीक है। यहाँ पर जब मैं आइसो बार की बात करता हूँ तो यहाँ पे आइसो का मतलब क्या हो गया, सेम, और बार का मतलब हो गया वेट या मास। तो यानी कि आइसोटॉप्स वो होते हैं जहां पर क्या होता है, नंबर सेम होता है लेकिन मास डिफरेंट होता है, तो आइसोबार्स वो जहाँ कि मास सेम होता है लेकिन नंबर डिफरेंट हो जाता है। आइसोटॉप जो है उनकी देखो कहानी क्या है कि जब आइसोटॉप्स की आप बात करते हो तो आइसोटॉप्स के अंदर क्या होता है बेसिकली एक नंबर आया, ओके, जैसे मान लो मैंने आपको कार्बन ले लिया, अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है ना वो क्या होता है बच्चों की, वो होता है 6, तो हमेशा 6 रहेगा। तो प्रोटॉन भी क्या होता है उसके अंदर हमेशा 6 रहेंगे। अब चाहे कोई सा भी कार्बन हो, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो यूनिक होता है, वो 6 है तो वो 6 ही है, प्रोटॉन में से 6 होंगे, लेकिन उसमें देखो न्यूट्रॉन जो है ना वो अलग अलग हो सकते हैं, किसी में न्यूट्रॉन जो है वो 6 हो, किसी में न्यूट्रॉन है वो 7 हो, और किसी में न्यूट्रॉन जो है वो 8 हो सकते हैं, राइट। तो जब 6 वाला कोई न्यूट्रॉन वाला होगा तो वो क्या कहलाएगा, उसके अंदर में देखो प्रोटॉन भी 6 हैं और न्यूट्रॉन भी 6 हो गए, तो मिलके क्या बना देंगे वो, उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा
13, और यहां पर इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा कितना, 14। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन के पास एटॉमिक नंबर तो 6 है, तो ये फिक्स है, कंफर्म एकदम। लेकिन क्या हुआ कि इसके पास 3 आइसोटॉप्स या 3 अलग अलग तरह के कार्बन आपके सामने हैं, जिसके अंदर एक में न्यूट्रॉन 6 है, एक में न्यूट्रॉन 7 है, एक में न्यूट्रॉन 8 है। उसकी वजह से उनका एटॉमिक मास जो है वो भी क्या हो गया, अलग अलग हो गया। इनको लिखने का तरीका होता है पर्टिकुलर, इसको कैसे लिखते हैं, कार्बन 12 C12। तो C12 का मतलब हो गया जिसका एटॉमिक मास क्या है, 12 वाला, 12 वाला एटॉमिक कार्बन। कार्बन 14 ये एक आइसोटॉप है। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, आइसोटॉप्स हो गए। यानी कि इन एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट एटम्स whose atomic numbers are same but atomic mass are different, they are known as isotopes. So the definition क्या हो सकती है, the atoms whose atomic number is same but atomic mass is different, तो वो कहलाते हैं आपके आइसोटॉप्स कहलाते हैं। सेम नंबर सेम होता है, ये कार्बन का एग्जांपल है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके अंदर, बहुत सारे तरीके के एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के होते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 3 तरह के उसके अंदर में क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स के बहुत सारे आइसोटॉप्स हैं, यूरेनियम के तो बहुत बहुत 100 से ऊपर आइसोटॉप्स हैं। तो ये सब आइसोटॉप्स काम आते हैं, इनको अलग अलग साइंटिस्ट जो डिजाइन भी करते हैं, कुछ नए नए आइसोटॉप्स वो खोज भी रहे हैं, न्यूट्रॉन को डाल के निकाल करके। तो आइसोटॉप्स के अलग होने में जो हाथ है सबसे बड़ा वो किसका है, न्यूट्रॉन का है। न्यूट्रॉन के नंबर के चेंज होने पर क्या होते हैं, एटॉमिक मास चेंज होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह से न्यूट्रॉन का अगर आप नंबर चेंज कर दो तो क्या होगा, आप उनके नए नए आइसोटॉप्स बना सकते हो, राइट। आइसोबार की बात करते हैं, बहुत इजी है। आइसोबार के अंदर में क्या हो गया, द एटम्स whose atomic number is different, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया एलिमेंट अलग अलग हो गए हैं, यानी कि एलिमेंट ही अलग अलग है। यहाँ कहता है एलिमेंट तो एक ही था, कार्बन की बात हो रही थी, यहाँ पे एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एलिमेंट ही तो अलग अलग हो गए, ठीक है। बट देयर एटॉमिक masses are same। बहुत इजी एग्जांपल लेते हैं, एक ऑर्गन आप लेते हो, ऑर्गन एटॉमिक नंबर है इसका 18, तो प्रोटॉन भी कितना होगा इसके अंदर 18, बट इसमें न्यूट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं इसके अंदर 22, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 40। ये चीज इंपॉर्टेंट है, बस इसी पे ध्यान रखना आपको। जब कैल्शियम की बात करते हो एटॉमिक नंबर है इसका 20, प्रोटॉन भी इसके अंदर है 20, न्यूट्रॉन है इसके अंदर 20, तो एटॉमिक मास कितना हो गया 40। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ऑर्गन का एटॉमिक मास और कैल्शियम का एटॉमिक मास है वो दोनों 40 है, तो यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके आइसोटॉप्स की कैटेगरी, आइसोबार्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यानी कि इसके अंदर में भी जो डिफरेंस है वो किस वजह से आ रहा है, न्यूट्रॉन की वजह से आ रहा है। ऐसे बहुत सारे जो सेट है वो बन सकते हैं दुनिया के अंदर। तो ये जो सेट्स है सारे, वो सेट आपको पता कर लेना है। आपको आइसोबार का मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दी, बाकी अगर और कुछ भी सेट अगर आपको मिलते हैं तो आप उसको जरूर बताइएगा, मुझे बता दीजिएगा। तो आइसोटॉप और आइसोबार में भी डिफरेंस है, उसमें डिफरेंस में क्या हो गया, एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास सेम होता है। एक ही एलिमेंट जो है उसके सारे जो होते हैं पार्ट्स होते हैं अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसमें एलिमेंट जो होता है वही क्या होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो कहानी है बन जाती है। और ये आपका क्या है कि आइसोटॉप्स और आइसोबार के बीच में जो डिफरेंस है वो है, राइट गाइस। अब आपने क्या हुआ, सिंबल पढ़ लिया है, आप लोगों ने आइसोटॉप्स और आइसोबार भी पढ़ लिए हैं। अब जो तीसरा टॉपिक है वो आपका है एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और
एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ खास ज्यादा नहीं है इसके अंदर। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होगा? देखो जब मैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करता हूं तो इसमें देखो क्या होता है, आपको मॉलिक्यूल वाले वर्ड पे फोकस करना है। तो मॉलिक्यूल का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा एटम एक साथ इकट्ठा होते हैं, ठीक है, और एक नए तरह की प्रॉपर्टीज और नए तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल, राइट। जैसे कि ऑक्सीजन जो है ना वो एक एटम है, सिंगल फॉर्म में तो क्या है, वो एक एटम है। लेकिन जब दो ऑक्सीजन एक साथ आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपके सामने हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ओजोन भी एक है, O3, ठीक है। तो ये सब जो है वो क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। या आप ये भी कह सकते हो कि एलिमेंट्स जिस फॉर्म में रहते हैं अपनी प्योरिटी के साथ, एलिमेंट्स अपनी प्योरिटी के साथ जिस फॉर्म में रहते हैं वो उनके मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो ये लोग, जैसे ऑक्सीजन है वो O2 की फॉर्म में रहती है, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में रहता है, N2 की फॉर्म में रहती है, क्लोरीन जो है वो Cl2 की फॉर्म में रहता है, ओजोन O3 की फॉर्म, ओजोन ऑक्सीजन जो है वो ओजोन की फॉर्म में भी रह सकता है जो कि O3 है। कुछ ऐसी नोबल गैसेस होती है जिनका मैंने बात की थी, जिनका नोबल गैसेस जो होते हैं उनको किसी से मतलब नहीं होता तो उन्हें बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि ऑर्गन है, ठीक है, नियॉन है, ठीक है। तो ये लोग क्या होते हैं, सिंगल फॉर्म में रहते हैं, ओके। हीलियम है, उसके अलावा आपका नियॉन ऑर्गन, क्रिप्टॉन भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और ये चूंकि एक एलिमेंट से बने हुए हैं, एक प्योर फॉर्म में है, इसलिए इन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि किसी एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल, राइट गाइस। तो ये होते हैं देखो मोनो एटॉमिक। तो ये जब सिंगल फॉर्म में होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक। इसमें एक ही एटम है तो इसलिए इसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक। जिसमें दो एटम्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम डाई एटॉमिक, और इसमें तीन एलिमेंट होते हैं वो हम बोलते हैं ट्राई एटॉमिक। कभी कभी जैसे सल्फर होता है वो S8 की फॉर्म में भी होता है, तो उसको आप ऑक्टा एटॉमिक भी बोल सकते हो, या फिर सिंपल जो वर्ड है वो है पॉली एटॉमिक, राइट। तो ये जो है वो पूरी कहानी है इसकी, मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स की, ठीक है। दूसरा जब बात कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड का मतलब होता है इसमें दो या दो से ज्यादा तरह के एलिमेंट्स आके मिक्स हो जाते हैं, दो या दो से ज्यादा के एलिमेंट्स आके एक पर्टिकुलर रेशियो में जब रहते हैं, when two or more type of atoms of elements, right, when two or more type of atoms of elements are present and they are in a fixed ratio, then it is known as compound। जैसे कि NaCl, तो NaCl क्या होता है, एक मॉलिक्यूल है किसका, कंपाउंड का। इसमें एक Na है और एक Cl है, यानी सोडियम और क्लोरीन। Ca, Cl2, H2O, ये सब जो है वो क्या है, सब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स हैं। इसमें एक से ज्यादा तरह के एटम्स प्रेजेंट हैं और वो सब आपस में एक फिक्स रेशियो में रहते हैं। H2 हमेशा H2 की फॉर्म में रहेगा, CaCl2 जो हमेशा CH2 की फॉर्म में ही मिलेगा आपको, कैल्शियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो हमेशा आपको इसी फॉर्म में मिलेगा। और भी जो भांति के जो कुछ भी है, H2SO4 है आपका पास, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके कंपाउंड्स कहलाते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स कहलाते हैं। दे आर ऑल आर मॉलिक्यूल्स बट दे आर ऑल द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, राइट। तो ये आपका हो गया है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस, ठीक है। ओके गाइस, तो यहां पर तक जो बात है सारी खत्म हो चुकी है। इन द लास्ट ऑन योर स्क्रीन you are actually seeing again a table. Okay guys, in the last you are seeing a table on your screen. It's actually a complete table till 18 elements, first 18 elements, जिनके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, कितने इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंसी, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन पूछी आती है वो इसी से पूछी आती है। ये टेबल जो है वो आपको याद होनी चाहिए, टेबल आपके सामने होनी चाहिए, टेबल आपके पास होनी चाहिए,
आप इसको 2 3 4 5 बार जो है आप इसको देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है, राइट। तो बस ये यहाँ पर जो है सारे टेक्निकल टॉपिक खत्म हो गए हैं। अब इसे कुछ स्ट्रक्चर एटम की जो खोज हुई थी वो कैसे हुई थी, कैसे जो सब कुछ बनाया गया था, वो सब कुछ जो हमें देखना है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।